हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्ते, आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है अपना ईंटें, मनके और अस्थियां। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। इसको पढ़ेंगे अपन, इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, ठीक है। इसके एमसीक्यूज भी अपन बाद में करते हैं। तो देखिए, आज का अपना चैप्टर रहेगा क्लास 12th का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर को अपन यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। 12th का फर्स्ट जो चैप्टर है अपना, और फर्स्ट चैप्टर में आप देखें ईंटें, मनके और अस्थियां, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, देखेंगे इस अध्याय में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में वही पढ़ेंगे, और हड़प्पावासी लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसीलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम हड़प्पा रखा गया है। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई सबसे पहले की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और दूसरा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र में जो है वो स्थित होने के कारण जो है ना, ये जैसे यहाँ से हिमालय से निकलती है सिंधु, पाकिस्तान से होते हुए वर्तमान पाकिस्तान में है, तो होते हुए फिर ये अरब सागर में यहाँ पे समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसके जो स्थल हैं वो ज़्यादातर स्थल इसके किनारे, इसके बहाव क्षेत्र में, इसके आसपास जो है वो मौजूद हैं। तो इसीलिए इसे जो वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित होने के कारण। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सभ्यता है, यहाँ पे इस सभ्यता के बारे में अपन जान लेते हैं कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं, ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। जो पूरा वस्तुएं हैं वो एक विशेष शैली में एक निर्मित हैं, तो उनके लिए एक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतया एक साथ एक विशेष काल, खंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध हो, मतलब कुछ ऐसी पुरातात्विक चीज़ें जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई गई हो, जो किसी एक विशेष काल खंड, एक समय से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ उसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए इसे अपन संस्कृति कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई, या सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई गई, इसका एक निश्चित समय था और एक विशिष्ट प्रकार की कलाकृतियाँ, विशिष्ट प्रकार की नगरीय सभ्यता जो है वो पाई गई थी। अब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। वर्तमान में हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है, इस सिंधु में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सिंधु में, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। इसकी जो ऊपर से जैसे ये सिंधु हो गया, उसके बाद ये झेलम है, ये चेनाब नदी है, ये रावी है, ये व्यास इसमें मिलती है, रावी है, और ये सतलज नदी है। तो इस तरीके से जो नदियाँ मिलती है, तो रावी नदी के तट पर है ना, रावी नदी के तट पर यहाँ पर जो है वो हड़प्पा स्थल खोजा गया है, इसके बाएं किनारे पर। तो यहाँ पे पंजाब प्रांत पड़ता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर खोजा गया हड़प्पा स्थल, यहाँ पे सबसे पहले खुदाई हुई थी। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है, सिंधु की सहायक नदी रावी, रावी के तट पर स्थित हड़प्पा जहाँ पर पहले खुदाई हुई थी, और ये जो सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा पर खुदाई होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान में ध्यान रखना, पंजाब प्रांत पंजाब है ना, राज्य का नाम पंजाब है। पंजाब का जो मोंटगोमरी जिला है, उस मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। कालखंड की अगर बात करें इसकी, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 BC से लेकर के 1900 BC है ना, BC बिफोर क्राइस्ट, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट जो है वो ये सभ्यता पाई गई है। इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है उसकी बात करते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो इसका कालखंड जो है हमने अभी देखा 2600
ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। देखो ईसा पूर्व है ना, तो घटते क्रम में नीचे आएगा, तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। और इस संस्कृति के जो भाग या चरण अगर अपन बात करें तो इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरी है विकसित हड़प्पा संस्कृति, और फिर है परवर्ती यानी बाद की हड़प्पा संस्कृति। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसकी बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बीसी बताया था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। दूसरा होता है एडी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है जिसे अपन ईस्वी सन कहते हैं। जैसे फिलहाल चल रहा है 2023 ईस्वी सन, तो इस तरीके से ईस्वी सन जो होता है उसे एडी कहते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह का जन्म वर्ष। और एक होता है बीपी, बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन कुछ और चीज़ें देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी खोज कब हुई, कैसे हुई। तो आप देखेंगे कि जो हड़प्पा जो स्थल है ना, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकगेंडोर, ये ज़्यादातर जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में, कुछ इसके स्थल जो है वो भारत में भी हैं। अपन पूरी इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी एवं सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। याद रखिएगा ये 3 महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि इसकी खुदाई जो है ना, पहली खुदाई किसने करी, वहाँ की खुदाई, अलग अलग स्थलों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि उस स्थल की खुदाई किसने करी। तो इसकी खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है इसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला था। जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पे जो खनन कार्य हो रहा था लाइन बिछाने के लिए, मिट्टी विट्टी डालने के लिए, तो वहाँ पे जो है ना वो जब खनन हुआ तो वहाँ पे कुछ ईंटें निकली, एक ईंटों का इस प्रकार का वो जो स्ट्रक्चर निकला, मकान वगैरह टूटे फुराने, तो वहाँ पे मिला था। और ये आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। उस समय भारत एक था, आज़ाद नहीं हुआ था। 1856 की बात है ना, 1900 आज़ादी से भी पहले, 1947 से भी पहले 1856 में तो कराची और लाहौर के बीच में रेल लाइन निकाली जा रही थी। उस समय जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया था, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन कार्य वहाँ पे नहीं हुआ था। 1920-21 में आते हैं और 1920-21 में माधो स्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया। तो अगर मान लो प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो आपको याद रखना 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई जो है उत्खनन किया था। तो अगर हड़प्पा की बात होती है, अगर हड़प्पा नामक स्थल पर पूछा जाता है, तब तो ध्यान रखना आपको 1920-21 में दयाराम साहनी आएगा नाम। और अगर 1922 में अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो में, तो 1922 में मोहनजोदड़ो में जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसको ले लेते हैं ऊपर, ठीक है। 1922 की अगर बात करें तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया था। इसको आप याद रखिएगा, किया था। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो हमने देखा था जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, और जो मोहनजोदड़ो है जिसे मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुर्दों का टीला भी कहते हैं। तो मुर्दों का टीला जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और राखल दास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात होती है, ध्यान रखना, मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो। अगर यहाँ की खुदाई के बारे में पूछा जाता है तो आपको बताना है कि इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, और 1920-21 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है भाई मुर्दों का टीला, मुर्दों का, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला या प्रेतों का टीला। वैसे मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कहते हैं इसे। इन दोनों उत्खनन के बाद 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल, इनका नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण था, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, और सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता का नाम जो है वो दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, इनका नाम आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, वैसे मैंने आपको बता दिया है, पर एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है। सिंधु नदी का जो बहाव है, उसका जो प्रवाह क्षेत्र है सिंधु नदी का, और सिंधु की सहायक नदियाँ, तो इसलिए इसे उस बहाव क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी जो लिपि है ना, वो भाव चित्रात्मक लिपि है, मतलब चित्र बने हुए हैं। अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है, क्या लिखा गया है, क्या चीज़ें हैं, कैसे अक्षर क्या थे, उसके बारे में भी कुछ भी जानकारी नहीं है। चित्र रूप में है, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफैदन भी कहा जाता है। तो इस लिपि को क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफैदन लिपि। ये दोनों तरफ से लिखी जाती है, बाएं से लिखते लिखते दाएं जाएंगे और दाएं से लिखते लिखते बाएं जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जाते हैं, फिर लिखते लिखते ऐसे आते हैं, ऐसे लिखी जाती है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफैदन लिपि भी कहते हैं। जैसे अपन हिंदी में बात करें देवनागरी लिपि, देखिए लिपि जो होती है ना, उसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं। तो जैसे देवनागरी लिपि की अगर बात करें, जैसे हिंदी, संस्कृत, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में अपन क्या करते हैं कि बाएं से लिखते लिखते दाईं तरफ जाते हैं, फिर दाईं तरफ जाके वापस ऐसे नहीं आते, फिर वापस यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। तो इनका, और फिर इसमें जैसे जो लिखा जाता है उसी रूप में बोला जाता है, मतलब उच्चारण भी वैसा ही होता है। तो ऐसी इनकी विशिष्टताएं होती हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई इसकी लिपि कौन सी है, तो इसकी बुस्ट्रोफैदन लिपि इसे कहा जाता है, और भाव चित्रात्मक लिपि है, और इसे बुस्ट्रोफैदन भी कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जो मोहरें मिली हैं सिंधु सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, उन मोहरों की बात करें तो सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं यहाँ की मोहरें जो मिली है ना, सील जो मिली हैं। मोहरें जो होती थी सील, वो सैलखड़ी प्रस्तर यानी पत्थर, सैलखड़ी पत्थर और पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की आयताकार और वर्गाकार मोहरें। तो ध्यान रखना, मोहरें जो है ना, ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि एक तो मोहरें जो है वो किससे बनी होती थी, तो ये सैलखड़ी पत्थर की बनी होती थी, और साथ ही साथ ये दो प्रकार की है, एक तो आयताकार मोहरें भी मिली हैं और दूसरी वर्गाकार मोहरें भी मिली हैं। आयताकार मोहरों पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार मोहरों पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, और फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली हैं। लोथल जो कि एक गोदीवाड़ा है, और ये गुजरात में समुद्र तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल, या इसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अपन जान लेते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में अपन डिटेल जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका कंप्लीट, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, हमारे सारे चैप्टर्स अगर कंटिन्यूस आप चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज RISE। और यहाँ पर हमने कोर्सेज बना रखे हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, और क्लास 12 के ना अलग अलग कोर्सेज। उस कोर्सेज में हम आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल कराते हैं। वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलता है, वहाँ पे प्रश्न उत्तर भी हैं, MCQs हैं, बोर्ड में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर मिलेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल है, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं। अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तब भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप हमें यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है हमारा 907962 और 989। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन यहाँ पे जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टताओं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता, पहले तो ध्यान रखना कि ये एक नगरीय सभ्यता है भाई। कई बार पूछा जाता है कि ये कैसी सभ्यता है, ग्रामीण है कि नगरीय है कि किस प्रकार की है। तो ये एक नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, और सुनियोजित नगर व्यवस्था पाई गई है। विशेष रूप से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो 2 शहर हैं, सबसे बड़े केंद्र थे, सबसे बड़े शहर
शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और ये दोनों सबसे ज़्यादा विकसित थे। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, और दूसरा ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन का मतलब ये होता है समय, जो इतिहास जो है ना, समय को, इतिहास को अलग अलग औजारों के दृष्टिकोण से देखें तो उसे अलग अलग भागों में विभाजित किया। जैसे प्रस्तर युगीन, यानी सबसे पहले जब सब कुछ पत्थर का ही होता था, औजार भी पत्थर के, चीज़ें भी सब, हथियार वगैरह सब कुछ पत्थर का होता था। तो धीरे धीरे ऐसे चेंज होता गया, फिर लोह युग और है ना इस तरीके से। तो ये जो है ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता है, उस समय कांस्य का युग था। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रतीक, तो ये भारतीय इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता है, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष से होती है। तो जब इसका उत्खनन हुआ तो वहां से कई सारे नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो सभ्यता, जो वहां पे जो खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, वो सभी नगरों के थे, तो इसलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों में महत्व, तो यहाँ पे जो है ना, इसका जो महत्वपूर्ण जो काम होता था वो व्यापार और इनका वाणिज्य था। उद्योग भी थे, हमने कल का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था, शिल्प उद्योग इसका काफी विस्तृत था, मनके बनते थे, शंख निर्माण होता था, ये सारी चीज़ें बनती थी। तो व्यापार इनका, और दूसरी जो सभ्यता थी उनके साथ भी इनके व्यापारिक संबंध रहे हैं। जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके साथ जो है वो व्यापारिक संबंध रहे हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, और वहाँ के ग्रंथों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना गया है। जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण, मतलब ये था कि उत्खनन में न तो हथियार प्राप्त हुए हैं, औजार भी नहीं मिले हैं, रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल, कवच आदि। तो इससे ये पता चलता है कि जब हथियार मिले ही नहीं, किसी प्रकार के हथियार इनके पास नहीं थे, इसका मतलब ये था कि ये शांति प्रिय लोग थे यहाँ के रहने वाले। और शायद इनकी, जब इनके विघटन की बात आती है तो इनके विनाश का एक कारण ये भी हो सकता है कि जब इन पर किसी ने हमला किया होगा तो इनके पास हथियार नहीं थे, इन्होंने अपनी रक्षा नहीं कर पाए, और ये जो सभ्यता थी ये विनष्ट हो गई। जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण, है ना। समष्टि मतलब एक तो होता है जैसे व्यष्टिवादी, व्यक्ति विशेष को महत्व देना, समष्टिवादी मतलब समग्रता को जोर देना। इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, धौलावीरा और जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से जो सभा भवन प्राप्त हुए हैं, है ना, विशाल अन्नागार भी मिले हैं वहाँ से, और स्नानागार मिले हैं वहाँ से। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग सामूहिक भावना को ज़्यादा महत्व देते थे। सेंधववासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगर बात करें कि भाई ये लोहे से परिचित थे कि नहीं थे, प्रश्न कई बार बनता है, तो ध्यान रखना इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। लेकिन सोना जो है ना, उस समय भी उतना ही कीमती था जितना कि आज है। तो उस जमाने में भी लोग सोने को महत्व देते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य या सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अंतर्जतीय खेड़ा से मिला है, जिसका समय जो है वो 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो लोहे की जानकारी इन लोगों को नहीं होती थी, और साथ ही साथ ये जो पीतल से भी परिचित नहीं थे। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के प्रमुख जो स्रोत हैं कि हमें इस सभ्यता की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक तो सबसे पहले तो हो गया इनका जो आवास स्थल थे, उससे हमें जानकारी मिलती है ना, वो जो खुदाई हुई वहाँ से जो उनके जो रहने के आवास, मकान और वो सारी चीज़ें मिली। दूसरा, इनकी जो मृदभांड हैं उससे हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद इनकी जो आभूषण जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, फिर औजार हैं, मोहरें हैं, और इमारतें और खुदाई में मिले सिक्के। तो ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो यहाँ पे जो है ना, इसके कुछ जो प्रमुख स्थल हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें एक तो है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, और दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी पर अवस्थित है। इसके बाद में एक केंद्र है नागेश्वर, जो कि गुजरात में है। दूसरा है बालाकोट, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक चन्नूदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। और ये जो चन्नूदड़ो है ये शिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। यहाँ पर मनके बनाने का कार्य जो वो होता था भाई, इनके जो मनके हैं वो यहाँ पे बनाए जाते थे। तो मनका उद्योग के लिए जाना जाता था चन्नूदड़ो। नेक्स्ट है कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में। धौलावीरा गुजरात में है, और धौलावीरा अपने जल संरक्षण के लिए जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, धौलावीरा जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे लोथल। ये लोथल जो है ये गुजरात में है, और ये गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, बंदरगाह। और ये एक नहर से भी जुड़ा हुआ था, बंदरगाह। ठीक है,
कालीबंगा ये राजस्थान में है, यहाँ से जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनावली हरियाणा में है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। और राखी गढ़ी ये भी हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ और स्थल हैं जिनके बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि अपन नेक्स्ट मैप में अपन देख लेंगे। अब देखिए, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन और वास्तुकला की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन अपन इनको इस तरीके से देखेंगे। एक तो नगर नियोजन, उसके बाद में फिर अपन देखेंगे इनके भवन निर्माण के बारे में, सार्वजनिक भवन वहाँ से जो प्राप्त हुए उसके बारे में, विशाल स्नानागार, अन्नागार और जल निकास प्रणाली। तो इन समस्त चीज़ों के बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अपन सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं इसमें अब नेक्स्ट अपन को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अपन लेते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से अपन सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य हिंदी कंपलसरी, सब कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने आपको ऐप बताया, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा, उसे डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएंगे। और अपनी जो लाइव क्लास रहेगी उसके बारे में भी मैं कुछ ही समय बाद, थोड़े दिनों बाद आपको बता दूंगा। तो लाइव भी पढ़ते हैं अपन, वो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नंबर मैंने आपको लिखा दिया है, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, टेलीग्राम मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।